डर से भरी कहानी के लिए तैयार हो जाइए। आज की रात आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। अंधेरों में छिपे डर को महसूस करके देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके जहन में घर कर लेगी। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी एक श्रापित कैमरे के बारे में है। इस कैमरे से जिनकी भी पिक्चर कैद होती है, बाद में उस इंसान की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। तो क्या है इस कैमरे की हकीकत, तो आइए जानते हैं। मां, मुझे वो डिजिटल कैमरा चाहिए, ईशिका बोली, जैसे वो कैमरा आकर्षित कर रहा हो उसे। ओहो, इस लड़की को ना बचपन से ही भीड़ से अलग चीजें पसंद आती है। दिखाना भैया जरा वो कैमरा, कितना पुराना लग रहा है। रोशनी ने कैमरे को हाथ में लेकर उलट पलट कर बोला, मैम, वाकई दाद देनी पड़ेगी आपकी बेटी के पैनी नजरों की। सच में ये कैमरा भीड़ से अलग एक एंटिक और इकलौता पीस है। दुकानदार ने ये बोलकर ईशिका के कैमरे की जिद को और तीव्र कर दिया। अच्छा बाबा, ले लो। राहुल के जाने के बाद आखिर था ही कौन रोशनी की दुनिया में, बस ये 13 साल की बच्ची। ईशिका खुश हो गई। उसे क्या पता था कौन सी मनहूसियत ला रहे थे वो घर। आप भी कुछ ले लो मां, रोशनी ने कहा। सच, राहुल के जाने के बाद जो तुमने खुद को, ईशिका और मुझे संभाला है, वो वाकई काबिले तारीफ है, आशा देवी ने कहा। मां, सब आपके और माता रानी की कृपा से हुआ है, रोशनी ने कहा। नवी मुंबई के खार घर में उनका फ्लैट था। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था। खुशहाल जिंदगी थी। रोशनी की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी। अंकल स्माइल। ईशिका ने सुरेश अंकल की फोटो ली। अरे, स्कूल से आई नहीं कि मस्ती शुरू, रोशनी ने ईशिका को डांटा। सुरेश अंकल को स्माइल देकर ईशिका कैमरे के साथ अंदर चली गई। एक दिन रोशनी मां से पूछकर कैमरा स्कूल में ले जाती है और अपने दोस्त, स्कूल, पार्क, बस और ड्राइवर की बहुत सी फोटो निकालती है। बहुत अच्छे अंकल थे वो मां, मुझे चॉकलेट देते थे। क्या हुआ था उनको? ईशिका ने दुखी होते हुए पूछा। रोड एक्सीडेंट में मारे गए बेटा, गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। अच्छा चलो सो जाओ, काफी रात हो गई है, रोशनी ने कहा। थोड़े दिन बाद एक और मौत होती है, ईशिका के करीबी दोस्त की। छत से गिर के मर जाती है। इससे ईशिका सदमे में चली जाती है, खोई खोई सी रहने लगती है। चलो ईशिका, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा घूम के आते हैं। एडलब इमाजिका पार्क चलेंगे, तुम हरदम जाना चाहती थी ना वहां। रोशनी चमकते हुए आंखों से ईशिका को बहलाने की कोशिश करती है। बुझे मन से ईशिका तैयार होती है, साथ में दादी भी होती है। एडलब में ईशिका 2-3 झूले पर बैठती है, फिर दादी और मम्मी के साथ फोटो खिंचाती है और थोड़ा अच्छा फील करती है। घर आने के बाद, फोटो डालो मां, लैपटॉप में फोटो देखेंगे, ईशिका चहकती हुई बोली। खुशी से वो भूल ही गई थी अपने दोस्त को। मां, ईशिका और रोशनी फोटो देखते हैं। कुछ एक फोटो में किसी किसी के चेहरे विकृत लग रहे थे। अरे ये घोड़े, आईने के सामने औरत, घड़ी, हॉस्पिटल में लड़की की फोटो तो मैंने ली ही नहीं, फिर ये कैसे आए? और तो और इसमें अंकित तारीख भी कितने पुराने हैं, ईशिका हैरान होते हुए बोली। तुम्हें ही बड़ा शौक था भीड़ से अलग चीजें लेने का, लगता है कैमरे का प्रॉब्लम है, कल दिखाऊंगी दुकानदार को, रोशनी बोली। रोशनी सोने तो गई, पर उसको नींद नहीं आई। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। सबके सोने के बाद उसने लैपटॉप खोल के फिर से सारे फोटो देखे। ये क्या, जिनके चेहरे विकृत थे वो सुरेश अंकल, ईशिका की करीबी दोस्त, बस ड्राइवर, जो कुछ दिन पहले ही मरे थे। ईशिका से रोशनी ने ये बात छिपाई थी, क्योंकि वो बस ड्राइवर ईशिका को बहुत मानता था। ईशिका पहले से दोस्त के मौत के गम में थी। रोशनी ने बस ड्राइवर बदल गया है, इतना कहकर ईशिका को भरमा दिया था। और ईशिका की पिक थी। ओह नो, रोशनी की चीख सी निकल गई। रोशनी ने सबके मरने का पैटर्न जोड़ा। सबकी मौत अचानक हुई थी और फोटो खींचने से फोटो में तारीख अंकित होता है। उसके 15 दिन बाद, यानी अब ईशिका की बारी थी। रोशनी के पास अब सिर्फ 15 दिन था। वो सुबह फटाफट उठी, कुछ कपड़े, जरूरी सामान और वो कैमरा रखा और आशा देवी का आशीर्वाद लिया। ईशिका को जी भर कर देख के चूमा और बोली, मां, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, 15 दिन लग जाएंगे, आप लोग चिंता मत करना, और हां, जरूरत हो तो फोन कर लेना। रोशनी ऐसे कई बार ऑफिस के काम से जा चुकी थी। वो पुलिस के पास भी नहीं गई क्योंकि वक्त बहुत कम था उसके पास। रोशनी फटाफट जाती है उस दुकानदार के पास जहां से उसने कैमरा लिया था। सर, ये है बिल, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कैमरा आपने कहां से लिया था? रोशनी बोली। अब दिन भर में कितने कैमरे बिकते हैं, किस किस का हिसाब रखें, दुकानदार चिढ़कर बोला। प्लीज ये जरूरी है जानना,
रोशनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। दुकानदार मामले की गंभीरता समझते हुए लैपटॉप पर देखता है और एक कागज में कुछ लिखता है। यह है वो पता। दुकानदार वो पर्ची रोशनी को दे देता है। धन्यवाद सर, रोशनी बोल के चल दी। ये दूर हिमाचल के किसी गांव का पता था। रोशनी बस पकड़ लेती है और सुबह वहां पहुंचती है। ये कैमरा आपके यहां का है, रोशनी फैक्ट्री के मैनेजर से पूछती है। मैनेजर डिटेल देखता है और बोलता है, मैम बना तो यही है, पर इसका लेंस बहुत अलग था और किसी पुरातत्व वाले से लिया था मैंने। ऐसा कैमरा एक ही बना था। वो पुरातत्व वाले का नंबर दीजिए प्लीज, रोशनी ने कहा। बहुत ढूंढने पर उसका नंबर मिला। उसने बोला, देख लो, चालू हो तो दूसरा कोई नंबर नहीं है मेरे पास। रोशनी ने नंबर मिलाया। हेलो हेलो मिस्टर हैरी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बोलिए, उधर से आवाज आई। वो जो लेंस आपने मिस्टर जैन को बेची थी, मुझे उसके बारे में जानना है, रोशनी ने बोला। यह सुनते ही नंबर कट हो गया। फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रोशनी का काफी अच्छा दोस्त होता है पुलिस में। वो उसको फोन मिलाती है। हेलो राजीव। हाय, कैसी हो रोशनी? राजीव पूछता है। वो सब छोड़ो, एक नंबर नोट करो फटाफट, रोशनी बोली। बोलो, राजीव बोला। वो फोन नंबर बोलती है और कहती है, इस नंबर के बारे में पता करो और जल्दी करना। हाँ, रोशनी बोली। अगले दिन होटल में रोशनी का फोन बजता है। यह नंबर कंचनपुर नाम के छोटे गांव का है जो उत्तराखंड राज्य में है, किसी मिस्टर हरि सिंह का, राजीव बोला। रोशनी कुछ सोचते हुए बोलती है, थैंक्स। कोई और हेल्प चाहिए तो बोलना। वैसे तुम हो कहां आजकल? राजीव ने पूछा। मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूं यार, थोड़े दिन में मिलकर बताती हूं, थैंक्स, कहकर रोशनी ने फोन काट दिया। रोशनी बस पकड़ के आई। कंचनपुर एक छोटा कस्बा था, इसलिए वहां मिस्टर हैरी लेंस वाले का पता लगाना मुश्किल नहीं था। सर प्लीज बता दो, वो लेंस आपको कहां मिली? ये मेरे बच्ची के जिंदगी का सवाल है, रोशनी गिड़गिड़ाई। लेंस के पते तक पहुंचना मौत के मुंह में जाना है, मिस्टर हैरी बोले। बिना मेरी बच्ची के मैं जी के भी क्या करूंगी? उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। रोशनी रो रो के हैरी को सब बातें बता दी। तो सुनो, ये लेंस मैंने एक बहुत अमीर कपड़ों के कारोबारी राजेश से खरीदा था। उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था क्योंकि मुझे अलग अलग तरह के लेंस जमा करने का शौक था। राजेश जी यहां से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर में रहते हैं। मेरे साथ भी यही सब घटनाएं होने लगी थीं जो तुम्हारे साथ हुई है। मेरी बेटी भी इसका शिकार हो गई थी, तो ये लेंस मैंने बेच दिया। हाँ, उनके बीवी की मौत हो चुकी है। कैसे और कब हुई ये मुझे नहीं पता, पर बीबी का नाम कामिनी था। अपने इलाके के रईसों में से एक थे ये। कभी हैरी ने एक ही सांस में सब कह डाला। पर बच के जाना मेरी बच्ची, ये माता रानी के चरणों का फूल लेती जा, हैरी ने रोशनी को चेताया। आज 13वां दिन था, तभी आशा देवी का फोन आया कि ईशिका की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। 2 दिन से बुखार नहीं जा रहा। मां ख्याल रखो उसका, बस कुछ दिन की बात है, कहकर रोशनी ने फोन कट कर दिया। रोशनी दौड़ पड़ी अखबार वाले के यहां। क्या आप बता सकते हैं ये कामिनी देवी की मौत की खबर कब आई थी और कैसे मरी वो? रोशनी राजेश से मिलने के पहले अपने से सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्या पता राजेश कुछ बताए या नहीं, और मिस्टर हैरी ने बोला भी तो था, सीधा राजेश के पास जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो सब कुछ खुद पता लगा रही थी। नाम सुन के ही अखबार वाला घबरा गया। पसीने पोंछ के घबराते हुए बोला, क्यों जानना है आपको? मुझे जानना है, कहते हुए उसने अखबार वाले के सामने 1000 का नोट रख दिया। मैम, लोग बोलते हैं कामिनी देवी की चीख अभी भी गूंजती है पहाड़ी वाली हवेली पर। मैंने भी सुना था एक बार जब उधर से गुजरा था। बहुत से मीडिया वाले गए, पता करने पर सबके सब की लाश मिलती है अगले दिन। यहां तक कि जो उनके पति राजेश से भी कुछ पूछने जाता है वो भी जिंदा नहीं बचता। 1970 से 1972 के आसपास मरी थी वो, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि इस शहर की नामचीन हस्तियों में से एक थे। काफी चर्चित मौत थी, पर लैपटॉप में ई पेपर नहीं है, वो आपको स्टोर में ढूंढना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल है। अखबार वाला कुछ कहना ही चाहता है कि रोशनी 1000 रुपये और रख देती है उसके सामने। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, रागिनी जाओ, मैम की मदद कर दो, अखबार वाले ने कहते हुए झट से पैसे जेब में रख लिए। रोशनी बहुत पेपर ढूंढती है और थक कर वहीं सो जाती है। अचानक राहुल सपने में आकर उसके सर पर हाथ फेरता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूं रोशनी। रोशनी फिर से पेपर देखती है और वो पेपर मिल जाता है। उनकी भी मौत अचानक सीढ़ियों से गिरकर हुई होती है। ठीक 10:30 बजे रात में 10 जून 1970 को
ईशिका के हॉन्टेड कैमरे में जो कामिनी देवी के फोटो में अंकित तारीख थी, उसके ठीक 15 दिन बाद। मतलब कामिनी के मौत के पीछे भी ये कैमरा ही था। राजेश से मिलना पड़ेगा फिर तो। रोशनी खुद में बुदबुदाई। गांव के लोग राजेश का पता पूछने पर बताने से कतराते थे। एक तो नाम सुनकर ही भाग गया, दूसरे ने डरते डरते थोड़ा बताया, हाँ है एक राजेश एक शहर में। दो की हिम्मत देख तीसरा बोला, आज तक तो कोई आया नहीं इनसे मिलने, आप क्यों आई हो? वो रहस्यमयी हैं बहुत। उनकी बेटी बीबी अजीब तरीके से मर गए थे कम उम्र में ही। अभी भी दोनों की पहाड़ी वाली हवेली से चीखें आती है। रोज राजेश उस पहाड़ी पर दिन में एक बार जरूर जाता है, झोले में कुछ लेकर, चाहे गर्मी हो या बरसात। पर कोई उसको टोकता नहीं है। टोक दिया तो अगले दिन से वो गांव में दिखता ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं राजेश काला जादू जानता है। हम लोग तो अब ऐसे ही जीने के आदी हो गए हैं बिटिया। राजेश कभी बहुत पैसे वाला था और उससे शहर वालों को कोई परेशानी भी नहीं है, इसलिए हमने उसको कभी कुछ नहीं पूछा। खुद किस्मत का मारा है बेचारा, ना कोई आगे ना पीछे। रोशनी राजेश से मिलने उनके घर जाती है। रोशनी ने दरवाजा खटखटाया। वहां से एक आवाज आती है, कौन? एक बुजुर्ग ने अपना चश्मा ठीक करते हुए दरवाजा खोला। वो राजेश था। मैंने पहचाना नहीं आपको, राजेश बोला। रोशनी ने अपनी आप बीती सुनाई और रोने लगी। बोली, आप ही बचा सकते हैं मेरी बेटी को, बस एक दिन और बाकी है। चली जाओ यहां से। कहते हुए राजेश ने रोशनी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पर रोशनी उनके घर के बाहर ही रात भर टिकी रही। अगले दिन राजेश ने दरवाजा खोला तो रोशनी को वहीं बैठा देखकर उसका दिल पिघला और बोला, अरे तुम अभी तक गई नहीं। कैसे जाऊं बिना मेरे बच्ची के, मैं जीकर भी क्या करूंगी? कहकर रोशनी की आंखें छलछला गई। राजेश रोशनी को अंदर बुलाया, चाय दी और कहा, सुनो, कामिनी मेरी दूसरी बीवी थी। वो बहुत सुंदर थी और घंटों मेज पर शीशे के सामने बैठ के सजना उसे अच्छा लगता था। घोड़े उसे बहुत पसंद थे। पहली बार हम दोनों डर्बी के मैदान में मिले थे। वो बेबाक अदा, कातिल आंखें, गोरा बदन, कोई भी पिघल जाता। कहते हुए राजेश अतीत के यादों में खो सा गया। तभी रोशनी की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। ये ही है ना कामिनी देवी? रोशनी ने फोटो दिखाई। हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये सब फोटो उसी कैमरे से मिली है। मेरी पहली बीवी रागिनी बहुत पैसे वाली थी, कैंसर से मर गई। उसी से मुझे एक बेटी थी, जिया। रागिनी की सारी जायदाद जिया के नाम पर था। जिया मां के मौत के बाद काफी सहम गई थी। मैंने सोचा इसे मां के प्यार की जरूरत है और कामिनी मुझे पसंद भी थी, सो मैंने दूसरी शादी कर ली। ये जिया है क्या? हॉस्पिटल वाली लड़की की फोटो दिखाकर रोशनी ने पूछा। हाँ, यही है मेरी बच्ची, और ये हमारे हवेली की घड़ी है। ये कामिनी का पसंदीदा घोड़ा एलन। राजेश बाकी के फोटो देखकर बोला, मेरे पीछे से कामिनी मेरी बेटी को बहुत मारती थी, जुल्म करती थी। धीरे धीरे जिया मानसिक रोग से ग्रसित हो गई। मुझसे कुछ बोलने पर कामिनी उसे जान से मारने की धमकी देती थी और मैं अपने काम और कामिनी में इतना व्यस्त था कि जिया को भूल ही गया था। एक बार उसने जिया को बेल्ट से इतना मारा कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो मुझसे ना बोल दे, इस डर से कामिनी ने उसका ऑक्सीजन निकालकर उसको हॉस्पिटल में ही मार दिया। पर मेरे नौकर राम सिंह ने मुझे सब बता दिया। मैं अफसोस के अलावा कुछ ना कर सका। एक बार उसने जिया के कैमरे से फोटो निकाली तो फोटो विकृत आई। उसके ठीक 15 दिन बाद कामिनी सीढ़ियों से गिर गई। राजेश ने बोला, और ये घड़ी में 10:30 का मतलब क्या है? रोशनी ने राजेश की बात बीच में ही काटते हुए पूछा। कामिनी ने रात के 10:30 बजे ही जिया को मारा था, इसलिए जिया की आत्मा भी सबको 10:30 बजे रात को ही मारती है, राजेश ने कहा। ओह, इसलिए सुरेश अंकल, जिया की दोस्त और बस ड्राइवर तीनों रात में 10:30 बजे मरे थे। अचानक से सारा पैटर्न रोशनी की आंखों के सामने घूम गया। पर जिया की आत्मा कामिनी को हवेली में ले आई और मुझे सबको बोलने को कहा। इनका दाह संस्कार हो गया। सबकी नजरों में कामिनी मरी हुई है, पर कामिनी अभी भी जिंदा है। कामिनी ने सोचा था जिया को मारकर अपने बेटे को वारिस बनाएगी, पर अब मां बनना तो दूर, वो हिलडुल भी नहीं पाती है। उसका पीठ का हिस्सा सड़ गया है और उसमें बदबूदार घाव भी हो गए हैं। कामिनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। कभी कभी जोर जोर से चिल्ला के रातों में रोती है। जिया की आत्मा उसको तरह तरह से तंग करती है। अब जब जिया को मुक्ति मिलेगी तभी कामिनी का कुछ होगा और तभी ये मौत का तांडव रुकेगा। राजेश जी सिसकते हुए बोले, मुक्ति कैसे होगी जिया की?
आखिर कोई तो उपाय होगा, रोशनी ने पूछा। उस हवेली में जिया के कुछ कपड़े हैं और ये कैमरा जला दो तो ही उसको मुक्ति मिलेगी, जो काफी मुश्किल काम है। हवेली में उसके रूह का पल पल साया रहता है, राजेश ने कहा। रोशनी महल में जाती है, वहां पूरा मकड़ी का झाला होता है, जगह जगह चमगादड़ लटके थे, टूटी फूटी फर्नीचरें थीं। तभी किसी के सिसकने की आवाज आती है। सामने कामिनी बेड पर लेटी है। अजीब सी दुर्गंध थी कमरे में लाश की। पीछे फोटो वाली जैसी घड़ी में 10:30 बज रहे थे। उसके शरीर पर असंख्य कीड़े मकोड़े, दीमक थे। वो तो आधी कंकाल हो चुकी थी। राजेश के मरहम पट्टी से कुछ मांस बचा था और उसके कलेजे पर जिया उजला कपड़े पहने, कामिनी के चेहरे पर बाल लटकाए, दोनों पैर आर पार कर जोर जोर से रो रही थीं। काफी डरावना दृश्य था। रोंगटे खड़े हो गए रोशनी के। वो फटाक से राजेश के बताए जगह से कपड़े निकालती है और कैमरा रखती है। तभी जिया पूरे रूम में गोल गोल उड़कर जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक रोशनी के कंधे पर बैठ जाती है। रोशनी घबराकर हाथों को झटकती है तो जिया गायब। रोशनी फटाफट पेट्रोल डालकर माचिस निकालती है। वो जैसे सारा सामान जलाने वाली ही होती है कि जिया रोशनी को खूब मारती है, उठा के पटक देती है। रोशनी बेहोश होने का नाटक करती है और चुपके से माता रानी का फूल निकाल के जिया पर तोड़कर फेंक देती है। जिया तिलमिला के भयानक चीत्कार करती है, जैसे सैकड़ों सियार एक साथ हुंकारे हो। तब तक रोशनी आग लगा देती है। जिया भयानक आवाज लगाते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। कामिनी को भी पास पड़े टूटे हुए शीशे से मार देती है। अचानक से जोर से विस्फोट होता है और 2 प्रकाश पुंज आकाश में विलीन हो जाते हैं। रोशनी घर फोन मिलाती है। ईशिका बोलती है, मां घर आओ ना, तुम्हारी याद आती है। रोशनी रोते हुए बोलती है, कल आ जाऊंगी बेटा। राजेश जी रोशनी के पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, आखिर एक मां की ममता जीत ही गई। एक मां काल से भी लड़ सकती है अपने औलाद के लिए। भूत प्रेत क्या चीज है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। लेकिन क्या ये आखिरी थी, ये तो समय ही बताएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि डरने का सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।